प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका आंसर दीजिएगा। चलिए आपको बताना है कि सिकंदर का जन्म जो है कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। इनकी हत्या जो है कब कर दी गई? 329 ईसा पूर्व में। 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के सुकरात थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है कितने ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु जो है कब हो गई थी? 323 में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यानी कि 326 में अभियान शुरू हुआ था किया था और 323 में यहाँ से लौटा था। बेबीलोन जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर किस नगर को बसाया? तो बाउकेफला नगर बसाया था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस था। जबकि सिकंदर के खाली सेनापति का एक स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पता नहीं मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म जो है कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा था? सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किस रूप में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। नेक्स्ट बताना है कि विशाख दत्तकृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल से उत्पन्न। जिसका अर्थ होता है निम्न कुल से उत्पन्न, ब्रिसल शब्द का। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है किसने मदद की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट आपको बताना है चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कितने ईसा पूर्व में बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के किस स्थान में बिताया? स्वर्ण बेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का क्या था? सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। तो बताइए सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया था। कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जो है शिक्षा ग्रहण की थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु जो थे वह किस जैन धर्म के किस शाखा से थे? दिगंबर से थे। भद्रबाहु जो थे दिगंबर से, जबकि श्वेतांबर से कौन थे? असूलभद्र थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखित गई पुस्तिका के क्या नाम है? इंडिका है, जिसका जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य वंश से है ना। अगर शहर कहेगा तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन जो है किसने किया था? एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। जिसके अनुसार यानी पुलटार के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य को कितने हाथी उपहार में दिया गया था? 5000। प्लूटार के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को
500 हाथी उपहार में दिए थे। 8000 घोड़ा। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है कितने ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त का बिंदुसार हुआ, जो कि कब गद्दी पर बैठा था? वही घड़ी 98 में। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में। यानी बिंदुसार को जो है किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात या शत्रु विनाशक, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? ठीक है, मखली पुत्र घोषाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार या वारिसार के नाम से। नेक्स्ट आपको बताना है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसी को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? शीशैन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? शीशैन। नेक्स्ट आपको बताएं, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में, यानी तक्षशिला कहाँ है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, के हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह में दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था, और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था, जो कि विद्रोह को दबाने में सफल रहा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का। बिंदुसार की सभा में सदस्यों की जो है कितने सदस्यों की मंत्रिपरिषद रहती थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था? 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद रहती थी। नेक्स्ट आपको बताना है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो कितने ईसा पूर्व में के मगध पर गड्डी के राजगद्दी पर बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम? अशोक के माता का शुभद्रांगी था। यह किसके अनुसार है? तो दिव्या वादान के अनुसार है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनंगहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ उल्लिखित है। तो यह कौन सा, मतलब कि इसमें जिस अशोक का नाम जो है, अशोक का जो है रानी अशोक कहा गया है, राजा अशोक। इसमें जो उसका नाम जो है रानी अशोक यानी राजा अशोक के रूप में किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को कहाँ का राजा बताया है? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को कहाँ का राजा बताया? तो यह मगध का राजा बताया था। मगध का राजा बताया था। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को किस नाम से? अशोक वर्धन। नेक्स्ट आपको बताना है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में किस राज्य पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी जो तोसली था उस पर अधिकार कर लिया। यह किस अभिलेख के अनुसार बताया गया है? कलिंग पर हाँ, 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां
शिलालेख के अनुसार। नेक्स्ट बताना है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को जो है किसकी शिक्षा दी थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को किसकी शिक्षा दी थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक जो है पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजा रंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का। कलहन के राजा रंगनी से पता चलता है कि अशोक जो है शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म का अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के जो गुरु थे वह कौन थे? बौद्ध भिक्षु। तो अशोक के जो गुरु थे उपगुप्त थे। इन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। चलिए आपको बताना है कि अशोक ने जो अशोक के प्रमुख शिलालेखों में वर्णित विषय जो है, पहला शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में किसकी चिकित्सा की बात कही गई है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई है। तीसरा शिलालेख में क्या बताया गया है? इसमें अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि हर 5वें वर्ष पर उपरांत दौरे पर जाएं। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख में बताया गया है भेरी घोष की जगह धम घोष, भेरी जगह की घोष की जगह धम घोष की चर्चा की गई है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की व्याख्या किया गया है। छठवां शिलालेख में है, इसमें है आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है सातवां या आठवां शिलालेख जो है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। सातवां एवं आठवां शिलालेख है जिसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है नौवां शिलालेख में क्या बताया गया है? तो इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख में क्या है? तो इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वां शिलालेख में क्या है? तो अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। 12वां शिलालेख में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की व्याख्या किया गया है। 12वां शिलालेख में क्या है? तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख जो है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। एवं इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में मतलब कि 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसमें धर्म प्रचारक भेजे थे। 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का मतलब कि बिताने के लिए प्रेरित किया है। यही जो है 14वां जो है अंतिम अभिलेख है उसका। नेक्स्ट आपको बताना है अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में बोध गया था? 10वें वर्ष में। उपासक के रूप में किस वर्ष में? तो 10वें वर्ष में बोध गया। 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष में कहाँ गया था? बोध गया। और 12वें वर्ष में कहाँ गया था? निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का, लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था? गुफा का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन गुफा। नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के
किस स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख है? 7वें स्तंभ में। अशोक के 7वें स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख किया गया था। महामात्रों की आजीविकों के हितों के ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महामात्रों जो कि अशोक द्वारा नियुक्त किए जाते थे, उसे महामात्रों की यानी कि आजीविकों के हित को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र मतलब किन किन पुत्रों को श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? स्तूप 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट बताना है, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4 लिपियों का है। पहला है ब्राह्मी खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। कौन कौन लिपि है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाई। ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का अभिलेख जो है कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है कहाँ से मिला है? तो शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा पाकिस्तान से। शहबाजगढ़ी और मनसेरा पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। शेष भारत से कहाँ क्या मिला है? तो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। खरोष्टी लिपि जो है किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किन किन? तो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में किसने की थी? पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। पाद्रेटी पैंथेलर ने। और जबकि इनकी संख्या कितनी है? अशोक की शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। शिलालेख कही तो 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। चलिए बताना है कि मौर्य प्रांत में उसकी राजधानी बताना है कि उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। अवंती के कहेगा तो उज्जैनी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली था। दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णागिरी। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णागिरी। और प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक के शिलालेख कहेगा तो 14, स्तंभलेख कहेगा तो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। प्रयाग स्तंभलेख बताना है, यह पहले कहाँ था? प्रयाग स्तंभलेख यह कौशाम्बी में था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। प्रयाग स्तंभलेख जो है यह पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा जो है कहाँ स्थित था? पहले यह पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया। पहले यह मेरठ में था। सॉरी दिल्ली टोपरा जो है यह स्तंभलेख पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा से दिल्ली लाया गया। मेरठ, दिल्ली मेरठ कहेगा ना तो यह पहले कहाँ स्थित था? फिरोज शाह पहले यह मेरठ में स्थित था, जिसे बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभलेख कहाँ स्थित है? यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा स्तंभलेख जो है यह पहले चंपारण बिहार में था। इसकी खोज 1872 ईस्वी में किसने की थी? कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज स्तंभलेख कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में। हाँ, लौरिया अरेराज कहेगा तो चंपारण बिहार में हो जाएगा, और लौरिया नंदन कहेगा ना तो यह हो जाएगा चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र स्थित है।
दोनों लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ दोनों कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित है। जहाँ रामपुरवा कहेगा ना, तो इसकी खोज जो है कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में की थी। इसका खोज अभी यहाँ पर नहीं दिया है। कौशाम्बी अभिलेख को जो है किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से? रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुम्नीदेही है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्नीदेही है। इसी में लुम्बिनी ने धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा इसी में जो शिलालेख जो है रुम्नीदेही में ही अशोक द्वारा जो है भू राजस्व दर घटा देने की बात कही गई है। तो इसमें भू राजस्व दर जो है 1/8 भाग कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो था वह बलि माफ कर दिया गया था। बलि जो है एक प्रकार का कैसा कर था? धार्मिक कर, जो लुम्बिनी ग्राम में माफ कर दिया गया। महाआस्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल के अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि अशोक के राज्यकाल में जब सूखा इत्यादि पड़ता था तो उसमें राजकीय जो था राहत प्रदान किया जाता था। इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया है? तो महाआस्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा जो है ताम्रपत्र अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? तो मौर्य काल में अकाल सूखे जैसी दैवीय प्रकोप के बारे में राजकीय राहत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है अशोक का सार ए कुन्ना, जिसे हम लोग कंधार के नाम से जानते हैं। अशोक का सार ए कुन्ना, जिसे हम कंधार के नाम से जानते हैं, अभिलेख है जो किस भाषा में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक और आरमाइक में। ग्रीक और आरमाइक में, यानी कि सार ए कुन्ना अभिलेख जो है किस भाषा में? ग्रीक और आरमाइक। नेक्स्ट आपको बताना है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे किस परीक्षण के नाम से जानते हैं? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र के काफी जांचा परखा जाता था। इसे किस परीक्षण के नाम से? उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितना हुआ करती थी? 12, 16 या 20 हुआ करती थी। 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र के सिरस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? तीर्थों की संख्या 18। तीर्थ की संख्या कितनी बताई गई है? 18। अर्थशास्त्र में जो है चर किसे कहा गया है? चर जो है जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताना है कि गुण पुरुष किसे कहा गया है? गुण पुरुष, उसमें भी जासूस को ही कहा गया है। गुण पुरुष भी जासूस को ही कहा गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आपको बताना है मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन का जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कितने समितियों द्वारा संचालित होता था? तो 6 समितियों, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव जो है कितने सदस्यों द्वारा किया जाता था? 5 सदस्यों द्वारा, जिसमें कितनी समितियां होती थी? 6 समिति। अभी बताए हैं आपको कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें कितनी समितियां हुआ करती थी? 6 समिति। आज जिसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? राजूक। क्या बोला जाता था? राजूक। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक। सरकारी भूमि को किस भूमि के नाम से जाना जाता था? सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था।
अब बिना बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? रानी को अदैव मातृक। अदैव मातृक। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मातृक। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में, जो है आपको दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। दार्शनिक, किसान 7 वर्गों में बांटा गया था। तो जिसमें कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद थे। नेक्स्ट बताना है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। अशोक के समय में स्वतंत्र यानी मौर्य काल के समय में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा की सहायता दी थी। तो कश्मीर का राजा कौन थे? प्रवर्तक थे। कौन थे? प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। नेक्स्ट बताना है कि मौर्य शासन जो है कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक चला था। मौर्य शासन जो है कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा, जबकि वायु पुराण के अनुसार कितने राजा हुए? 9 राजा। मौर्य भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति किसने की थी? सेनापति का नाम क्या था बृहद्रथ के? पुष्यमित्र शुंग था, जो 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। और किस वंश की नींव डाली? शुंग वंश की नींव डाली। बताना है कि अशोकाराम जो है बिहार, अशोकाराम बिहार जो है कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में स्थित है। अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में है। चलिए अभी बताने कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की नींव डाली थी? शुंग वंश की, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग जो है किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की? विदिशा में। नेक्स्ट बताएं, इंडो यूनानिक शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, यानी हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। तो इसका जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ जो है किस ऋषि द्वारा कराया गया था? पतंजलि ऋषि द्वारा। ठीक है, पतंजलि द्वारा कराया गया था। बरहुत स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी थी? वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने कर थी। देवभूति की हत्या जो है किसने कर दी थी? वासुदेव ने। और मगध की गद्दी पर किस वंश की नींव डाली? कौरव वंश। कौरव वंश की स्थापना डाला था। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बाद है सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में जो है सिमुक की हत्या कर दी और उस पर सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश जो है वर्तमान जो है सातवाहन वंश को और किस नाम से जानते हैं? तो आंध्र वंश, जिसे हम लोग आंध्र सातवाहन भी कह सकते हैं। ठीक है, आंध्र वंश के नाम से जानते हैं। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित की थी? प्रतिष्ठान में, जो कि किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के तट पर है। प्रतिष्ठान कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातकर्णी ने दो यज्ञ कराए थे, अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ। सातकर्णी ने 2 यज्ञ कराए, कौन कौन? अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ। चलिए आपको बताना है, अभी चलेगा, टॉकिंग मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। बताना है कि वनस्पति विज्ञान चलाना था। विभिन्न प्रकार के, रोके नहीं है ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो जिसमें अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। पता है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो हिपोक्रेटस को किस विज्ञान का जनक कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान के। अरस्तु को किस विज्ञान के पिता कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। बताना है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मतलब कि अगर शिशु के पिता का पता लगाना है तो कौन सा उपयोग है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए बताना है कि अपुष्पित पौधा यानी क्रिप्टोगैमस में इसे किन किन वर्गों में बांटा गया क्रिप्टोगैमस को? तो क्रिप्टोगैमस है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि पुष्पोद्भिद वर्ग कहेगा तो यह 2 हो जाएगा, नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी नग्न रहता है, जबकि आवृत बीजी को 2 भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आ जाइए अपुष्पित में। अपुष्पित को 3 भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में होते हैं आपको 3 वर्ग। थैलोफाइटा में शैवाल आता है, कवक और जीवाणु। थैलोफाइटा में कौन कौन? शैवाल, कवक, जीवाणु। चलिए बताना है कि थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट बताना है कि इसमें पेड़ पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि विभक्त नहीं होते हैं। थैलोफाइटा में जो है पेड़ पौधे यानी कि थैलोफाइटा के पौधे जो है जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इनमें संवाहक ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें जो है क्या बोलते हैं? संवाहक ऊतक नहीं होता है। देखिए शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट बताना है कि शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। शैवाल प्राय कैसे होते हैं? तो पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन ऊतक रहित और आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर जो है सुकाय सदृश होता है। इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय सदृश होता है। लाभदायक कुछ शैवाल हैं जो कि मनुष्य भोजन के रूप में भी उपयोग करता है। तो भोजन के रूप में उपयोग करने वाला शैवाल कौन कौन है? तो लैमिनेरिया हो जाएगा। लैमिनेरिया से हम कौन सा क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन। लैमिनेरिया से आयोडीन। एक तो होता है शैवाल जो है भोजन ग्रुप में पोरफाइरा हो गया, आल्बा हो गया, सरगासन हो गया, सरगासन और नॉस्टॉक हो गया। इन शैवालों का प्रयोग मनुष्य किस रूप में? भोजन के रूप में। आयोडीन बनाने में आपको लैमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया एक ठो, और एक्लोनिया हो गया। आयोडीन के निर्माण में किन किन शैवालों का प्रयोग करते हैं? तो लैमिनेरिया हो गया, फ्यूकस और एक्लोनिया। खाने वाला हो गया पोरफाइरा, आल्बा, सरगासन, लैमिनेरिया और नॉस्टॉक हो गया। खाद के रूप में कुछ शैवालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया और केल्प हो गया।
नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प हो गया। औषधि बनाने में कुछ सवालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। क्लोरेला से क्या प्राप्त किया जाता है, तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान कार्यों में कुछ सवाल होते हैं, जो कि क्लोरेला एस्टोबुलेरिया हो गया, पहला क्या हो गया क्लोरेला एस्टोबुलेरिया और दूसरा हो गया बेलोनिया। हाँ, क्लोरेला का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री जो है उसको भोजन के रूप में और अपने हौज में उगाकर भोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। कवक विज्ञान जो है, कवक विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है पर्णहरित रहित होते हैं। कवक जो है पर्णहरित रहित होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। कवक जो है पर्णहरित रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। मशरूम जो है किस श्रेणी का मतलब मशरूम जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, तो कवक में रखा जाता है। कवक में संचित भोजन जो है किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में कहेगा ना तो सेलुलोज के रूप में, जबकि कवक में कहेगा तो काइटिन के रूप में होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक में संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि इसकी कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है किस रोटी के निर्माण में, डबल रोटी के निर्माण में। ठीक है, ईस्ट नामक कवक का भी प्रयोग जो है डबल रोटी को मुलायम और लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ कवक जो है जो रोग बनाते हैं, मतलब कि डिजीज का निर्माण करते हैं, वह है आपको दम्मा में कौन सा कवक होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दम्मा में कौन सा कवक, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एथलीट फुट कहेगा तो टीनिया पेडिस। पैर हो गया तो टीनिया पेडिस हो जाएगा। स्वर कहेगा यानी गंजापन कहेगा तो टीनिया कॉपेटिस हो जाएगा। इसके बाद कहेगा कि खाज होता है, खाज जो हम इसका कौन सा कवक होगा, तो एस्केरस अस्केबीज। खाज का कौन सा कवक, एस्केरस अस्केबीज। एक होता है दाद, जिसे हम लोग रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। तो दाद में कौन सा कवक होता है, तो ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस। एफ्ला नामक कवक है, यह एक विष का कारण बनता है, यानी कि एफ्लाटॉक्सिन जिसे कहते हैं, यह एक प्रकार का कवक है जो कि क्या करता है, विष का निर्माण करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ, देखिए कवक से होने वाले पौधों में बीमारियां हैं, जैसे गेहूं का किट्टू रोग जो है, यह किससे होता है, कवक से होता है। गेहूं का ढीला आसमट रोग भी कवक से होता है। और सरसों का सफेद रस्ट भी कवक से होता है। और मूंगफली का टिक्का रोग जो है कवक से। आलू का मस्सा रोग जो है कवक से ही होता है। धान का भूरी अर्धचित्ती यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यह भी किससे, कवक से होता है। आलू का पछेला या अंगमारी रोग भी कवक से होता है। और प्रांकुरों का डैम्पिन रोग, यह भी कवक से है। इसके बाद हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लाइकेन जो है किसका परस्पर सहयोगी माना जाता है, कवक का। ठीक है, कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर क्या होता है, सहजीवी होता है। जिसमें कवक का कार्य क्या है, तो जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि को शैवाल को देता है। कवक क्या करता है, तो जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि किसको देता है, शैवाल को। अब बदले में जो है शैवाल जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को
देता है। इसीलिए कवक एवं शैवाल को परस्पर सहयोग सहजीवी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बताएं, कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को किस नाम से जानते हैं? तो हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रीक दार्शनिक किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग जो है ग्रीक दार्शनिक जो है किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रस्टोस। पहला क्या होगा? क्रस्टोस। दूसरा है फालियोज और तीसरा है फ्रूटिकोज। क्रस्टोस, फालियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है कायिक होता है, कायिक प्रजनन। दूसरा है लैंगिक एवं तीसरा है अलैंगिक। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जो बाहर से, लैंगिक अंदर से। लाइकेन वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन पाए जाएंगे कि नहीं? नहीं पाए जाएंगे, यानी वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, जो कि लाइकेन जो है ना सबसे अधिक। अगर SO2 प्रदूषण है तो वहाँ पर एकदम थोड़ा भी नहीं उग सकता है। यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? SO2 प्रदूषण का। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को किस नाम से जानते हैं? पेड़ों की छालों पर कार्टिकोलस। नेक्स्ट है आपको, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। यानी कि चट्टान पर उगने वाले जो होते हैं शैवाल, लाइकेन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले को कार्टिकोलस, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यानी कि लाइकेन जो है मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बताना है कि ऑर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन जो है इनसे हम लोग रंग प्राप्त करते हैं। कैसा रंग? तो नीला रंग। आर्चिल हो गया, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में होने वाले लिटमस पेपर जो है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है किससे प्राप्त होता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से। नेक्स्ट आपको बताना है कि लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमेनिलिका आदि लाइकेन का प्रयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है। तो बताइए कि कौन सी ऐसी स्त्री थी जिसने गुलाब से इत्र निकालना बताया था? मेहरुन्निसा की माता अस्मत बेगम थी। अस्मत बेगम थी। पूछेंगे जरूरी। परमेलिया जो है सेक्साटिलिस, परमेलिया सेक्साटिलिस का उपयोग जो है किस रोग की दवा में प्रयोग किया जाता है? तो मिर्गी रोग में। तो मिर्गी रोग को और किस नाम से जानते हैं? अपसमार रोग। अपसमार रोग। तो धनुष टंकार किस रोग के नाम से जानते हैं? लॉक जाए या धनुष टंकार कहेगा तो टिटनस हो जाएगा। परमेलिया या सेक्टिलिस का उपयोग जो है किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो मिर्गी की दवा बनाने में। ठीक है। असिनिया नामक लाइकेन जो है यह एक प्रकार का क्या है? प्रतिजैविक आसनिक प्रतिजैविक है, इससे हम लोग आसनिक अम्ल प्राप्त करते हैं। असनिया नामक लाइकेन जो है यह एक प्रकार का प्रतिजैविक है, जिससे हम लोग कौन सा अम्ल प्राप्त करेंगे? आसनिक अम्ल प्राप्त करेंगे। दक्षिणी भारत में कौन सा ऐसा लाइकेन है जिसका प्रयोग जो है सालन यानी करी बनाने में प्रयोग किया जाता है? करी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सालन। तो यह है आपको परमेलिया नामक लाइकेन है। परमेलिया, परमेलिया एक प्रकार का खाने वाला लाइकेन है जिसका प्रयोग जो है दक्षिणी भारत में सालन यानी कढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं।
देखिए रेंडियर मास या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेंडियर मास हो गया या क्लेडोनिया नामक जो है लाइकेन है, जिसका प्रयोग आर्कटिक भाग में किस रूप में किया जाता है, तो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आइसलैंड मास यानी शैवाल जो है, सॉरी लाइकेन जो है, आइसलैंड जो है, इसका प्रयोग स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी केक बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, मास का प्रयोग किया जाएगा, तो आइसलैंड मास का। जापान के निवासी जो है इंडोकार्पन नामक लाइकेंस का प्रयोग जो है किस रूप में करते हैं, तो सब्जी बनाने में करते हैं। जापान के निवासी इंडोकार्पन नामक लाइकेंस जो है उसका प्रयोग किस रूप में, तो सब्जी के रूप में। चलिए अब हम लोग जीवाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जीवाणु की खोज जो है किसने किया था, लेवेन हॉक ने। कब किया था, 1683 में। 1683 में। तो लीवेन हॉक जो है कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, हॉलैंड। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर ऐच्छिक मृत्यु मतलब कि इच्छा मृत्यु की अधिकार प्राप्त है, तो हॉलैंड या नीदरलैंड। एहरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जीवाणु का नाम दिया था, तो कब दिया था, जीवाणु नाम दिया था तो 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम का प्रयोग किया था। तो कब, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज का टीका हो गया, दूध का पाश्चुराइजेशन और रेबीज का टीका की खोज की थी। चलिए आप लोगों को बताना है, आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन है, तो छड़ाकार या बैसिलस होता है। छड़ाकार या बैसिलस हो गया पहला। दूसरा है गोलाकार या कोकस होता है, दूसरा गोलाकार या कोकस। तीसरा है कोमा आकार का। चौथा है सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार। चलिए आप लोगों को बताना है कि दूध का पाश्चुराइजेशन जो है कितने डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका लो पाश्चुराइजेशन डिग्री कितना है, 62 डिग्री सेल्सियस, 62.8 डिग्री सेल्सियस है, 62.8 डिग्री सेल्सियस है। कितने देर तक गर्म करते हैं, 30 मिनट तक। हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड कितना है, इसका टाइमिंग कितना है, 71.7 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस। और कितने सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक। इसकी टाइमिंग कितनी है, 15 सेकेंड। एनावीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल से किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं, एनावीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन यानी N2 का क्या करेंगे, स्थिरीकरण करते हैं। विषाणु की खोज कब और किसने किया था, इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में। तो विषाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किस पर और उस विषाणु का नाम क्या रखा गया है, TMB वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि तंबाकू की पत्तियों में खोजा गया था। विषाणु जो है निर्जीव जो होने के इसके कुछ लक्षण है। विषाणु जो है निर्जीव और सजीव दोनों की क्या बोला जाता है, बीच की कड़ी बोला जाता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। इसके निर्जीव होने के कुछ लक्षण है, यह कोशा रूप में नहीं, निर्जीव होने के कुछ लक्षण है, यह कोशा रूप में नहीं होते हैं, कोशा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति लाखों बरस तक क्या करते हैं, बोतलों में भरकर रख सकते हैं। ऐसे सजीव के कुछ लक्षण हैं, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। इनमें किसका गुणन होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। दूसरा इसके सजीव होने का लक्षण है, किसी भी जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही यह सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। वैसे विषाणु
जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उससे क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु कहते हैं। चाहे जीवाणु सहभोजी कह सकते हैं, जीवाणु सहभोजी कह सकते हैं उस विषाणु को। नेक्स्ट आपको बताना है कि राइजोबियम, राइजोबियम जो है किस कुल के पौधे में पाया जाता है? लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, उनके जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल का क्या करते हैं? वायुमंडल से N2 का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए बताना है कि कोल्ड स्टोरेज में किसी भी सामग्री को संरक्षित रखने के लिए उसका तापमान कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? -10 से -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में किसी भी वस्तु को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ पौधे का उसका कुल का नाम बताना है, जिसे पौधा बताना है उसका कुल। चलिए बताइएगा कि लहसुन और प्याज जो है किस कुल के अंतर्गत आते हैं? लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज को लील जाइए, लिलिएसी कुल में, ठीक है। लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल के, ठीक है। सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया। सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर किस कुल के? तो पाल्मी कुल के हैं, पाल्मी कुल के, ठीक है। यह जो है एक बीज पत्री होते हैं, क्या होते हैं? एक बीज पत्री। एक बीज पत्री के अंतर्गत लिलिएसी हो गया, पाल्मी हो गया, ग्रेमिनेसी। तो बताना है कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और जई, यह किस कुल के संबंधित हैं? ग्रेमिनेसी कुल के हैं, ठीक है। ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन आएंगे बताइए? गन्ना, सॉरी, हाँ गन्ना हो जाएगा, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जई हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे किस कुल के हैं? ग्रेमिनेसी कुल के हैं। चलिए द्विबीजपत्री में हम लोग आ जाएंगे। बताना है कि मूली, शलजम और सरसों जो है किस कुल से संबंधित है? मूली, शलजम और सरसों यह क्रूसीफेरी कुल के हैं, क्रूसीफेरी कुल के हैं। नेक्स्ट बताना है कि कपास, भिंडी और गुड़हल, कपास, भिंडी और गुड़हल, कपास में क्या होता है? माल होता है, मालवेसी कुल के हैं, क्या है? मालवेसी कुल के हैं। कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल, ये किस कुल के हैं? मालवेसी कुल के हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि बबूल हो गया, छुई मुई हो गया, और कत्था हो गया, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहनी फसल जो है किस कुल के हैं? दलहनी फसल लेगुमिनेसी कुल के हैं। बबूल हो गया, छुई मुई, जिसे हम लोग टच मी नॉट के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम मोमेडेसी कुछ होता है, इसी तरह देख लीजिएगा एक बार। हाँ, बबूल हो गया, छुई मुई हो गया, अभी स्टॉप मत कीजिए। छुई मुई हो गया, कत्था हो गया, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहनी फसल किस कुल के हैं? लेगुमिनेसी कुल के हैं। पता नहीं कि सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डहेलिया किस कुल के हैं? कंपोजिट कुल के हैं, कंपोजिट कुल के हैं। सूरजमुखी हो गया, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डहेलिया किस कुल के हैं? कंपोजिट कुल के हैं। नेक्स्ट बताना है कि नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, बेल हो गया, यह किस कुल के हैं? रूटेसी, रूटेसी। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्बी और बेल किस कुल के हैं? रूटेसी। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, टिंडा हो गया, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिड़ा, करेला, ये किस कुल के हैं? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में कौन कौन? तो तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिड़ा, करेला, ये किस कुल के हैं? कुकुरबिटेसी।
नेक्स्ट बताना कि आलू हो गया, हाँ, मिर्च, सोलोनेसी। बैगन, मकोया, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये किस स्कूल के सोलोनेसी। हैं? सोलेनेसी। बैगन भी आ गया। स्ट्रॉबेरी हो गया, सेव, बादाम, नाशपाती किस स्कूल के हैं? कम नहीं, रोजेसी। जैसे प्रिय व्यूअर्स, यह क्यूज आपको बेहतर लगे तो कृपया क्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।